ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। ये राइम्स आप सबों ने अपने चाइल्डहुड में ज़रूर पढ़ा होगा और याद भी किया होगा, और तब से अब तक ये आपके मेमोरी में बनी हुई है। वेलकम टू फिज़िक्स अबॉर्ड। दिस इज़ लेक्चर ऑन द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, और इसमें हम लोग देखेंगे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन और साथ में देखेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कुछ फेनोमेना को भी देखेंगे, जिसमें से एक ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार वाली बात है, यानी ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार। साथ में ये देखेंगे कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण जो स्टार्स एक्चुअली क्लोज़र हैं वो हमें दूर दिखते हैं, और ये भी देखेंगे कि सन सेट होने के 2 मिनट बाद तक हमें दिखते हैं और राइज होने के 2 मिनट पहले से ही हमें दिखाई देने लगते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ विथ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन वर्ड से आप पहले से परिचित हैं। मीन्स ये क्या है? बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट रेज when enters from one medium to another। तो ये तो हो गया रिफ्रैक्शन, बट यहाँ पर एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन आपको देखना है। आपको पता है कि एटमॉस्फेयर में मिक्सचर ऑफ गैसेस हैं। इसमें नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, डस्ट है, वाटर ड्रॉपलेट्स है, etc। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे मिलकर एटमॉस्फेयर हमारा बना हुआ है, और ये एक ब्लैंकेट की तरह अर्थ को कवर करता है। एक पर्टिकुलर एल्टीट्यूड के बाद, हाइट के बाद, ये जो लेयर्स हैं, अगर इधर अर्थ है तो ये लेयर एक पर्टिकुलर एल्टीट्यूड के बाद ख़त्म हो जाती है और इधर स्पेस आ जाता है, नो एटमॉस्फेयर। जैसे जैसे आप अर्थ सरफेस से ऊपर की तरफ उठते हैं, एल्टीट्यूड आपकी बढ़ती चली जा रही है। जैसे जैसे अर्थ सरफेस से आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं, वैसे वैसे टेम्परेचर भी वैरी करता है। टेम्परेचर में वेरिएशन के कारण ये जो डेंसिटी है गैसेस की, वो एक जैसी नहीं रह जाती है। जब आप थोड़े से और हायर क्लास में जाएंगे तो वहाँ पर ये जो गैसियस डेंसिटी है एटमॉस्फेयर की, उसका रिलेशन टेम्परेचर के साथ आपको स्टडी करना है। कॉन्वेक्शन करंट के थ्रू वहाँ पर एक टेम्परेचर ग्रेडियंट का रिलेशन आएगा डेंसिटी के साथ, वो आपको स्टडी करना पड़ेगा। अभी बस समझ लीजिए कि एल्टीट्यूड अगर इंक्रीज करती जा रही है अर्थ से किधर, स्पेस की तरफ, तो धीरे धीरे क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करता जाता है। और ये जो डिफरेंट लेयर्स है ना, किसकी? गैसेस की, मिक्सचर ऑफ गैसेस की, उस पर इस टेम्परेचर का असर कुछ इस तरह होता है कि जिधर हायर टेम्परेचर इन जनरल एटमॉस्फेयर जहाँ पर एंड करने लगता है, यानी स्पेस की तरफ बढ़ने पर, वहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज करता जाता है और अर्थ की तरफ ये टेम्परेचर कम होता है। लेकिन ये यूनिफॉर्मली चेंज नहीं करता है। गैसेस के जो लेयर्स हैं वो यूनिफॉर्मली चेंज नहीं करते हैं, और ना ही टेम्परेचर यूनिफॉर्मली चेंज कर रहा है। बट इन जनरल ऊपर की तरफ रेयरर मीडियम हो जाता है। कौन सा? ऑप्टिकली रेयरर मीडियम है ये। और अर्थ की तरफ
कोल्ड एयर होता है, टेम्परेचर कम होता है, देयरफॉर ये क्या हो जाता है, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम हो जाता है। सो जैसे जैसे आप आउटर स्पेस से अर्थ की तरफ आते हैं वैसे वैसे रेफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, इंक्रीज करता चला जाता है। इज दैट ओके? सो जो भी रे ऑफ लाइट या रेज ऑफ लाइट इंटर करती है इन लेयर्स पर, चूंकि ये लेयर्स डिफरेंटली बिहेव कर रहे हैं, इनकी जो रेफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो डिफरेंट है, देयरफॉर ये रेज ऑफ लाइट क्या होती हैं, बार बार बेंड करती हुई चली जाती हैं। इज दैट ओके? ये मैंने ज़्यादा बेंडिंग दिखाई है सो दैट कि आपको समझ में आ जाए। बहुत ये बेंडिंग जैसे जैसे लेयर्स में ऑप्टिकल डेंसिटी चेंज होती जाती है वैसे वैसे ये बेंडिंग होती चली जाती है और फाइनली ये बेंड करके आपकी आई की तरफ आ जाती है। सो ये जो एटमॉस्फेयर में मिक्सचर ऑफ गैसेस के डिफरेंट लेयर्स हैं और टेम्परेचर के वैरी करने के कारण इनकी ऑप्टिकल डेंसिटी वैरी करने लगती है। इसकी वजह से जो रेज ऑफ लाइट कहीं से भी किसी स्टार से आ रहा है अर्थ की तरफ, वो क्या कर रहा है, ऑप्टिकल डेंसिटी के लगातार कॉन्टिन्यूअसली चेंज होने के कारण ये कॉन्टिन्यूअस रेज ऑफ लाइट बेंड करने लगते हैं। यही बेंडिंग ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस चेंज इन द लेयर्स विच चेंज continuous change in the optical densities of the layers of atmosphere, this bending of light is known as atmospheric refraction. Twinkling of stars. जब रात में आप आकाश की तरफ देखते हैं तो आपको स्टार्स ट्विंकल करते हुए नज़र आते हैं, मीन्स टिमटिमाते हुए। ये ट्विंकलिंग क्या है या टिमटिमाना क्या है? आपको ऐसा लगता है कि स्टार्स की लाइट ब्राइट हो जाती है और अगले ही क्षण में वो डिम हो जाती है, यानी इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है वो आपको एक पल में ऐसा लगता है कि काफ़ी इंक्रीज़ कर गई है और दूसरे ही पल में ऐसा फील होता है कि ये अब डिम हो चुकी है। उसी फेनोमेना को ट्विंकलिंग कहते हैं। आइए उसको समझने की कोशिश करते हैं। स्टार्स क्या है, बहुत दूर हैं। स्टार्स आर फार अवे फ्रॉम अर्थ, देयरफॉर इट इज पॉइंट साइज्ड। कैसे दिखते हैं ये? पॉइंट साइज्ड दिखते हैं और सारे स्टार्स में उनका अपना लाइट होता है। सो वो लाइट रेज जब हमारे अर्थ पर आएंगी तो उन्हें डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर से होकर गुजरना पड़ेगा। और जस्ट अभी हम लोगों ने चर्चा की है इस बात की कि ये जो टेम्परेचर के कारण क्या होता है कि मान लीजिए यहाँ पर कोई स्टार है, अभी मैं पॉइंट ही दिखा रहा हूँ, यहाँ पर कोई स्टार है, तो ये जो रेज आएंगी एटमॉस्फेयर में, ये पोर्शन जो कि स्पेस की तरफ है और ये पोर्शन जो अर्थ की तरफ है, इस पोर्शन में टेम्परेचर ज़्यादा माना जाता है या ज़्यादा है। ये पोर्शन क्या हो जाता है, इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी इज लेस और ये कोल्डर पोर्शन है अर्थ की तरफ, तो इधर क्या हो गया, ये ऑप्टिकल डेंसिटी इधर क्या हो जाता है, इंक्रीज करता चला जाता है। यहाँ लेस है और इधर क्या है, लार्ज है। सो ये क्या हो गया, ऑप्टिकल डेंसिटी इंक्रीजिंग, ऑप्टिकल डेंसिटी is increasing. Now
जो रे ऑफ लाइट इस पर फॉल करेगी फ्रॉम द स्टार, ये लीजिए छोटा सा स्टार मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ। ओके, ये रे ऑफ लाइट या रेज ऑफ लाइट जब यहाँ एटमॉस्फेरिक लेयर्स पर फॉल करेंगी तो क्या है, ये जो कॉन्टिन्यूअस चेंजिंग आ रही है लेयर्स के अंदर ऑप्टिकल डेंसिटी की, उसके कारण क्या होता है, ये रेज बेंड करना शुरू कर देती हैं। ये जो डिफरेंट लेयर्स हैं ये डिफरेंट अमाउंट से रेज को बेंड करते हैं। ऐसा नहीं है कि यूनिफॉर्मिटी है और हर जगह अपर पार्ट में डेंसिटी एक जैसी है और लोअर पार्ट में डेंसिटी एक जैसी है, बिल्कुल नहीं। ये डेंसिटीज तेज़ी से चेंज करती रहती है और कॉन्टिन्यूसली चेंज करती रहती हैं। तो ये क्या होता है, डिफरेंट अमाउंट से ये चेंज करना शुरू कर देते हैं। डिफरेंट अमाउंट से, कभी ज़्यादा कभी कम, कभी ज़्यादा कभी कम, और फिर ये क्या हो जाता है, अर्थ में इंटर कर जाता है और लगातार ऐसे ऐसे चेंज करता जाता है। कॉन्टिन्यूसली चेंज होता है बाय डिफरेंट अमाउंट। सो रेज ऑफ लाइट coming from point sized stars are continuously changing due to different optical density of atmospheric layers by different amount। याद रखिएगा, डिफरेंट अमाउंट से ही लाइट बेंड कर रही है, रेज ऑफ लाइट बेंड कर रही है, अमाउंट एक जैसा नहीं है। तो जब कभी ये रिफ्रैक्शन ज़्यादा होगा, मीन्स द रिफ्रैक्शन इज़ लार्जर, तब क्या होगा, हमें ब्राइट लाइट दिखने लगेगी। और जब रिफ्रैक्शन कम होगा तो हमें डिम लाइट दिखने लगेगी। देयरफॉर ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये जो एटमॉस्फेरिक लेयर हैं वो कॉन्टिन्यूसली रिफ्रैक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, rays of light coming from point sized stars are continuously changing क्या, इसके डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, चेंजिंग डायरेक्शन ड्यू टू डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटीज ऑफ एटमॉस्फेरिक लेयर बाय डिफरेंट अमाउंट। देयरफॉर क्लियर हो गया कि जब ये लेयर्स क्या होगा, ज़्यादा रिफ्रैक्ट करेंगी, when these layers will refract more starlight towards us, it will appear bright, and when less it will appear dim। स्पेस कम है यहाँ पर इसलिए मैंने कम लिखा है, यानी जब लेस अमाउंट क्या होगी, रिफ्रैक्ट होगी, तो वो हमें डिम दिखाई देगी, और जब ज़्यादा अमाउंट ऑफ स्टारलाइट को रिफ्रैक्ट करके हमारी तरफ भेजा जाएगा तो वो ब्राइट दिखाई देगी। और यही कारण है कि लगातार लेयर्स के चेंज होने से ऑप्टिकल डेंसिटी जो चेंज हो रही है उससे कॉन्टिन्यूसली डिफरेंट अमाउंट में लाइट हमारी तरफ रिफ्रैक्ट होके आ रही है। जिस वक्त ज़्यादा रिफ्रैक्शन होता है लाइट ज़्यादा आ रही है, जिस वक्त कम रिफ्रैक्शन होता है लाइट हमारी तरफ कम आ रही है। और यही कारण है कि स्टार्स ट्विंकल करते हुए हमें समझ में आते हैं, समटाइम्स ब्राइट एंड समटाइम्स डिम। मीन्स समटाइम्स कहने का मतलब कि कॉन्टिन्यूसली ब्राइट हो जा रहा है और नेक्स्ट मोमेंट में डिम हो जा रहा है, फिर ब्राइट हो जा रहा है, फिर डिम हो जा रहा है। ऐसा नहीं कि एक बार ब्राइट है तो ब्राइट ही रह रहा है और फिर डिम हो गया तो डिम ही हो गया, नहीं, वो अगले मोमेंट में
जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट हो रही है, आ रही है स्टार्स की तरफ से, वो चेंज करती हुई नज़र आती है। अब ये बात है कि स्टार्स तो हमें ट्विंकल करते हुए नज़र आते हैं चूँकि स्टार्स के पास अपना लाइट है, लेकिन प्लैनेट्स हमें ट्विंकल करते हुए नहीं दिखाई देते हैं। उसका सिंपल कारण है, समझ लीजिए। बहुत दूर होने के कारण मैंने पॉइंट पहले ही बना दिया था कि एक पॉइंट साइज्ड है। आप ऐसा बोल सकते हैं कि ठीक है, प्लैनेट्स के अपने लाइट नहीं होते हैं, वो रिफ्लेक्ट करता है स्टार्स के लाइट को, यानी सन के लाइट को वो रिफ्लेक्ट करके आपकी तरफ पहुंचा देता है। और सन भी आपको ट्विंकल करता हुआ नज़र नहीं आता है, क्योंकि ये जो फार अवे स्टार्स हैं उनसे बहुत क्लोज़र, और सबसे क्लोज़र इन स्टार्स में से आपका कौन है? सन है। तो ये सबसे क्लोज़र आ गया स्टार। ये जो सन है आपका, द सन, वो सबसे क्लोजेस्ट स्टार है। उसके अलावा जो भी प्लैनेट, मान लीजिए आप मून की ही बात कर लीजिए, चूँकि मून आपको दिख जाता है और काफ़ी बड़े साइज़ में दिखता है, तो ये क्यों नहीं ट्विंकल करता है? इसका सिंपल रीज़न बस यही है कि ये बहुत नज़दीक है अर्थ सरफेस से और पॉइंट साइज़ नहीं दिखता है। जो हमने 1.1 स्टार के लिए माना है, वैसे वैसे इसमें हज़ारों पॉइंट्स हो सकते हैं। सेम अमाउंट में लाइट चली इस पॉइंट से, यानी सेम इंटेंसिटी से, ठीक है, चली, और दोनों ही एटमॉस्फेरिक जो लेयर्स हैं उसमें इंटर कर गई। मान लीजिए कि ये रे ऑफ लाइट जिस वक्त ब्राइट हो रही है, यानी जितना ज़्यादा अमाउंट से ये रिफ्रैक्ट कर रही है, उतना ही कम अमाउंट से ये रिफ्रैक्ट कर रहा है। सो क्या हो गया? दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर दिया, नलीफाई कर दिया। मीन्स एक से अगर ब्राइट हुआ तो दूसरे से क्या हो गया? डिम हो गया। ऐसे लाखों पॉइंट्स हैं, तो सब एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करते हैं? नलीफाई कर देते हैं, यानी एक दूसरे को ऐसा कहें कैंसिल आउट कर देते हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को ख़त्म कर देते हैं, बिल्कुल अपीयर नहीं होने देते हैं। सो अगर कहीं एक पॉइंट से ब्राइट हो रहा है तो दूसरे पॉइंट से, किसी दूसरे पॉइंट से, ज़रूरी नहीं कि ये और ये पॉइंट, किसी दूसरे पॉइंट से, यानी जो क्या है, मैंने मून को क्या मान लिया है? बहुत सारे पॉइंट्स में उसको कन्वर्ट कर दिया है, और सारे पॉइंट से क्या हो रहा है? रेज ऑफ लाइट आ रहे हैं। तो रेज ऑफ लाइट आ रहे हैं, तो कोई दो पॉइंट को अगर कंपेयर करें, एक से हो सकता है कि एटमॉस्फेरिक लेयर्स में ब्राइट हो रहा हो तो दूसरे से डिम हो रहा हो, और दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं? कैंसिल आउट कर देते हैं। बट स्टार्स ओनली वन पॉइंट हैं जो कि बहुत फार अवे हैं, इसके कारण इसमें ये जो रेफ्रैक्शन है वो ईजिली समझ में आता है, और प्लैनेट्स और क्लोजेस्ट जो स्टार हैं उनमें जो रेज ऑफ लाइट है वो कुछ इस तरह से पॉइंट सोर्सेज के थ्रू आते हैं कि वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। अब देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, और वो है कि स्टार्स अपने नॉर्मल डिस्टेंस से ज़्यादा दूर क्यों समझ में आते हैं। द स्टार seems higher than they actually are. यहाँ भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ही इसके लिए ज़िम्मेदार है। ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि ये लेयर्स वेरी करते हैं। जस्ट एक रिप्रेजेंटेशनल फिगर है ये, और ये जो है क्या है? ऑप्टिकल डेंसिटी क्या हो रही है? इंक्रीज कर रही है। इधर कम है, ये स्पेस की तरफ और ये अर्थ की तरफ। सो ऑप्टिकल डेंसिटी टुवर्ड्स द अर्थ, क्योंकि इधर टेम्परेचर कम है, कोल्डर एयर है, तो क्या होता है? ये जो एटमॉस्फेरिक लेयर्स हैं उनकी डेंसिटी अर्थ की तरफ इंक्रीज करती जाती है। देयरफॉर क्या हो गया? रेफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इंक्रीजिंग। ये स्पेस की तरफ से आप अर्थ की तरफ जा रहे हैं, तो इधर क्या है? ऑप्टिकल डेंसिटी कम है। ऑप्टिकल
डेंसिटी इज लेस। और इधर क्या है, अर्थ की तरफ जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं ऑप्टिकल डेंसिटी इंक्रीज करती जा रही है, इज इंक्रीजिंग। अब क्या है कि इधर दिखाता हूं मैं फिगर कि ये अगर स्टार है आपका, ये स्टार है, और जब देख लीजिए ऑप्टिकल डेंसिटी इधर कम है, रेफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज करता जा रहा है, तो रेयरर मीडियम से कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग एटमॉस्फेरिक लेयर से होकर रेज ऑफ लाइट को गुजरना है, और गुजरेगा जब, और आप कहाँ हैं, आप खड़े हुए हैं अर्थ में, यानी वहाँ पर एटमॉस्फेरिक लेयर अब आपका क्या हो रहा है, धीरे धीरे वहाँ पर इंक्रीज करता जा रहा है। तो ये रे ऑफ लाइट जो यहाँ से आ रही है वो लगातार बेंड करती जा रही है, ये बेंड करती जा रही है और बेंड करके कुछ ऐसे आ रही है, ठीक है, लगातार बेंड करती जा रही है। और जब यहाँ ये इंटर करती है तो जिस वक्त इंटर कर रही है वही लाइन ऑफ साइट हो जाता है। क्या हो जाता है वो, लाइन ऑफ साइट। जो पॉइंट यहाँ पर आप देखिए, ये रे लगातार ऑप्टिकल डेंसिटी के चेंज होने के कारण मुड़ती जा रही है, तो ठीक जो छोटा सा पोर्शन यहाँ पर इन कर रहा है इस पॉइंट पर, वो एक स्ट्रेट लाइन हो जाता है, और जो लाइन ऑफ साइट है उसी स्ट्रेट लाइन को फॉलो करता है। तो अगर वो स्ट्रेट लाइन नहीं होती तो एक्चुअली यही दिखाई देती, लाइन ऑफ साइट जो होता है वो एक स्ट्रेट लाइन में चेंज हो जाता है, और वही कारण है कि ये स्टार्स अब क्या हो रहे हैं, अपीयर हो रहे हैं बहुत ऊपर। ये एक्चुअली ये है, और ये जो अब अपीयर हो रहा है वो एटमॉस्फेरिक लेयर्स के कारण हो रहा है। फिर से समझ लीजिए, लाइन ऑफ साइट जो होता है हमारा एक स्ट्रेट लाइन होता है, ना कि कर्व होगा। हमें ऐसा लगेगा कि ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पर हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन जो रे ऑफ लाइट या रेज ऑफ लाइट आ रही है स्टार्स से, वो ऑप्टिकल डेंसिटीज़ के चेंज होने के कारण एटमॉस्फेरिक लेयर्स में डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटीज़ होने के कारण लगातार बेंड करती जा रही हैं, क्योंकि जैसे जैसे नीचे की तरफ जा रहा है, अर्थ की तरफ जा रहा है, एटमॉस्फेरिक लेयर की डेंसिटीज़ बढ़ती जा रही है। तो कहीं ना कहीं जाकर वो आइज में इंटर हुआ, थोड़ा सा ये पोर्शन बिल्कुल स्ट्रेट है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक, तो वही लाइन ऑफ साइट हो जाएगा, और जब आप देखेंगे तो ये एकदम स्ट्रेट लाइन में ये क्या होगा, सीधा चला जाएगा, ठीक है, एकदम स्ट्रेट पाथ को फॉलो करेगा, और आपको एक्चुअली ये स्टार यहाँ पर होना चाहिए था, लेकिन कहाँ दिखाई दे रहा है, अपने एक्चुअल पोजीशन से हायर दिखाई दे रहा है। तो स्टार्स हैं क्लोजर, लेकिन आपको और भी काफ़ी ज़्यादा दूर नज़र आ रहे हैं। वो क्यों, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण। आइए अब देखते हैं कि क्यों सन सेट करने के होराइजन से नीचे जाने के बाद भी 2 मिनट लगभग दिखाई देता है, और जब सनराइज करने वाला होता है तो होराइजन पर आने के पहले 2 मिनट से भी दिखाई देता है। एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। मैंने ये फिगर जानबूझ के छोड़ दिया था इसको समझाने के लिए। सबसे पहले तो होराइजन समझ लें, क्या है ये। ऐसा हमें जब सामने देखते हैं तो फील होता है कि अर्थ और स्काई कहीं जाकर एक जगह मिल रहा है। वही जो लाइन है जहाँ पर आपको ये फील होता है कि स्काई और अर्थ आपस में मीट कर रहा है, वो लाइन क्या कहलाती है, होराइजन कहलाती है। दैट लाइन इज नोन एज होराइजन। ओके,
नाउ क्वेश्चन ये है कि होराइजन के ऊपर जब आता तभी तो हमारे लाइन ऑफ साइट में आ जाता, लेकिन सन क्या है, होराइजन पे आने से पहले ही हमें दिखाई देने लग रहा है। कारण क्लियर समझ लीजिए, क्या है, एटमॉस्फेरिक जो लेयर्स हैं वो कॉन्टिन्यूसली चेंज कर रहे हैं, उनकी ऑप्टिकल डेंसिटीज कॉन्टिन्यूसली चेंज कर रही है। तो हम यहाँ पे हैं, मान लीजिए यहाँ अर्थ के इसमें हम खड़े हुए हैं, ठीक है, ये हमारी आईज है, ये आई है हमारी, और ये क्या होगा, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के बाद बेंड करके हमारी आईज तक पहुँचेगा। क्यों? क्योंकि हम कहाँ पे हैं, अर्थ पे हैं। इधर ऑप्टिकल डेंसिटी इंक्रीज करती जा रही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब आप स्पेस की तरफ से अर्थ की तरफ जा रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लगातार इंक्रीज करती जा रही है। देयरफॉर ये स्पेस की तरफ से जब रेज ऑफ लाइट इंटर कर रही हैं अर्थ की तरफ तो वो बेंड करके आ रही हैं। इज दैट ओके? और ये लेयर्स कहीं पर भी यूनिफॉर्म नहीं है, हर जगह वो लगातार चेंज करती हुई चली जा रही हैं। लाइन ऑफ साइट आपका क्या है, ये जो स्ट्रेट लाइन आया, ठीक है, उसके सामने। अब सन क्या है, अभी होराइजन से बिल्कुल नीचे है, बट आपको कहाँ दिख रहा है, होराइजन से ऊपर दिख रहा है। इज दैट ओके? देयरफॉर अप्रोक्सीमेटली 2 मिनट पहले ही होराइजन के नीचे जब रहता है, ये आपका होराइजन है, मीटिंग पॉइंट ऑफ स्काई एंड द अर्थ, नॉट मीटिंग पॉइंट। ये लाइन जहां आपको जिस लाइन के अलोंग मिलती हुई दिखाई दे रही हैं वो लाइन क्या कहलाती है, होराइजन कहलाती है। देयरफॉर 2 मिनट पहले ही से होराइजन पर आने के पहले ही से ये सन आपको दिखाई देने लगता है। उसी तरह सनसेट में भी वही होता है कि ये होराइजन से नीचे चला गया और नीचे जाने के बाद भी रेज ऑफ लाइट क्या हो रही है, बेंडिंग के बाद आपके आइज पर आसानी से पहुंच जाती है। ये नीचे जा चुका है बट अभी क्या है, ये इधर की तरफ मूव करेगा, ठीक है, यानी ये क्या हो रहा है, सनराइज हो रहा है, ये सनराइज है। लेकिन सनसेट में ठीक इसके अपोजिट, जब सनसेट होगा तो ठीक इसके अपोजिट होगा कि ये यहाँ आ जाएगा और आ जाने के बाद भी ये रिफ्रैक्ट होकर आपकी आंखों तक पहुँचता रहेगा। सो अगर 2 मिनट पहले से होराइजन के नीचे से ये दिखाई दे रहा है, कब, सनराइज होने के वक्त, और 2 मिनट बाद तक, सनसेट होने के 2 मिनट बाद तक भी दिखाई देता है, तो टोटल होराइजन के ऊपर नीचे होने तक एक दिन में 4 मिनट ज़्यादा टाइम तक ये दिखाई देता है, लगभग, नॉट एग्जैक्ट, अप्रॉक्सीमेटली 4 मिनट्स, 2 मिनट्स बिफोर सनराइज एंड 2 मिनट्स आफ्टर सनसेट। इज दैट ओके? बढ़ते हैं, लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक, एंड वो है स्कैटरिंग ऑफ द लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग स्कैटर वर्ड से बना है और इसका मतलब होता है इधर उधर कर देना या तितर बितर कर देना। सो यहाँ पर स्कैटरिंग ऑफ लाइट, रेज ऑफ लाइट स्ट्रेट लाइन में चलती है, जब किसी दूसरे मीडियम में इंटर करती है और वहाँ पर बहुत सारे सस्पेंडेड पार्टिकल्स हों उस मीडियम में, तो रेज ऑफ लाइट बेंड ही नहीं करती हैं बल्कि स्कैटर कर जाती हैं। स्कैटर का मतलब अपने डायरेक्शंस को लगातार चेंज करती चली जाती हैं। वही जो डायरेक्शन चेंज है रेज ऑफ लाइट का, किसके कारण, जो मीडियम में पार्टिकल्स हैं, सस्पेंडेड पार्टिकल्स, ठीक है, सस्पेंडेड पार्टिकल्स इन द मीडियम, उसके कारण लाइट रेज लगातार अपने डायरेक्शंस को चेंज करती चली जाती है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट टू थ्रो लाइट इन डिफरेंट रैंडम डायरेक्शंस, डायरेक्शन
फिक्स नहीं हो सकता है। और वो क्यों हो रहा है? सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो मीडियम के अंदर हैं उसके कारण हो रहा है। अब समझिए, एटमॉस्फेयर में क्या है? मिक्सचर ऑफ गैसेस हैं, इनमें डस्ट पार्टिकल्स हैं, इनमें वाटर ड्रॉपलेट्स हैं। ये साइजेस से बड़े होते हैं, यानी इनके साइजेस नाइट्रोजन से या ऑक्सीजन से बड़े होते हैं। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का साइज हमारे जो एटमॉस्फेरिक गैसेस के मिक्सचर हैं उनमें इन दोनों मॉलिक्यूल का साइज छोटा होता है कंपेयर टू डस्ट पार्टिकल्स एंड वाटर ड्रॉपलेट्स। स्कैटरिंग ऑफ लाइट को सबसे पहले किसने समझा था? वो थे जॉन टिंडल। जॉन टिंडल ने सबसे पहले इसको समझा था। आपने टिंडल इफेक्ट के बारे में क्लास 9th की केमिस्ट्री में ज़रूर पढ़ा होगा, जहाँ पर आपने देखा होगा सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलॉइडल के बारे में। ठीक वैसे ही यहाँ पर टिंडल इफेक्ट को समझना है। टिंडल इफेक्ट को आप भी अपने बंद कमरे में ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर डे लाइट हो तो आप अंदर कमरे के अंदर की रोशनी को ख़त्म कर दीजिए, मीन्स लाइट्स को ऑफ कर दीजिए। अब आप ध्यान से कुछ देर बैठकर ऑब्जर्व कीजिए, अगर कहीं से एक छोटा सा होल भी होगा तो अगर वहाँ से रे ऑफ लाइट इंटर कर रही होगी तो वो रे ऑफ लाइट आपको विजिबली दिखाई देगी, यानी वो विजिबल हो जाएगी आपके लिए। और अगर उसको और ध्यान से देखेंगे तो आप ये पाएंगे ढेर सारे पार्टिकल्स उसके अंदर तैर रहे हैं। अब आप ये बात आसानी से समझ सकते हैं कि वही पार्टिकल्स जो रे ऑफ लाइट उस पर फॉल कर रही थी उसको रैंडमली उसके डायरेक्शंस को चेंज कर दे रही है, स्कैटर कर दे रही है। उसी तरह अगर आप किसी घने जंगल में जाएं या बहुत घना पेड़ हो उसके नीचे खड़े हों जिसमें बहुत सारी पत्तियां हों, तो पत्तियों के बीच से होकर किसी स्पेस से, मतलब जो पत्तियों के बीच में थोड़ा सा स्पेस बन रहा है उससे होकर भी आपको रेज ऑफ लाइट आती हुई दिखाई देंगी। इसको सबसे पहले समझा जॉन टिंडल ने, इसलिए इसको टिंडल इफेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने बहुत अच्छे से इसकी स्टडी की और पाया कि जब किसी मीडियम में पार्टिकल सस्पेंडेड हों तो लाइट क्या होती हैं? बेंड करना शुरू कर देती हैं। और उसी बेंडिंग के कारण चूंकि लाइट 7 कलर का कंपोजिशन है, तो अगर वो बेंडिंग रैंडम होती है तो समटाइम्स अगर पार्टिकल्स के साइज के वेवलेंथ, यानी पार्टिकल्स का जो वेवलेंथ है वो जिस कलर के वेवलेंथ से, यानी 7 कलर्स का मिक्सचर है तो सातों कलर के अलग अलग वाइट लाइट 7 कलर्स का मिक्सचर और सातों कलर्स के वेवलेंथ अलग अलग हैं, तो पार्टिकल के साइज यानी पार्टिकल का जो वेवलेंथ है उस साइज के वेवलेंथ से अगर किसी कलर का वेवलेंथ मैच कर गया तो वो क्या होता है? स्कैटर कर जाता है और वही कलर हमें विजिबल हो जाता है, यानी वो हमें दिखाई देने लगता है। यहीं से हमें समझ में आया कि स्काई का कलर ब्लू क्यों दिखाई देता है। आइए उसे समझने की कोशिश करते हैं। अभी जस्ट मैंने बताया था कि जो एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं उसमें वाटर ड्रॉपलेट्स हैं एंड डस्ट पार्टिकल्स हैं, इनके साइजेस बड़े होते हैं। सो स्कैटरिंग साइजेस ऑफ द पार्टिकल्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। ये बिग साइज के होते हैं, जबकि दूसरी तरफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ये क्या होते हैं? स्मॉल, कंपैरेटिवली इनसे बहुत स्मॉल साइज के होते हैं। सो स्कैटरिंग ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द सन किस बात पे डिपेंड करती है? साइज ऑफ द पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है। सो अगर बिगर साइज होगा तो स्कैटरिंग होगी बट वो कलर में स्प्लिट नहीं करेगी, ये कलर शो नहीं करेगी। इट विल नॉट शो, कलर शो नहीं होगा। सो क्यों नहीं कलर शो करते हैं जब बिगर पार्टिकल्स से वो टकराते हैं? कारण ये है कि इन पार्टिकल्स का
these particles size is bigger than the wavelength range of visible light। सो विजिबल लाइट में सातों कलर्स आपके आ जाते हैं। सो ये जो पार्टिकल्स हैं इनका जो साइज होता है विजिबल रेंज में पड़ने वाले लाइट के वेवलेंथ से काफ़ी ज़्यादा होता है इन पार्टिकल्स का साइज। देयरफॉर स्कैटरिंग के बावजूद या रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बावजूद भी वो कलर्स को शो नहीं करते हैं, जबकि नाइट्रोजन मॉलिक्यूल एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का साइज छोटा होता है और इन पार्टिकल्स का साइज N2 एंड O2 साइज आर smaller than the wavelength range of visible light। इनके वेवलेंथ से काफ़ी, इनके साइज से काफ़ी कम होता है इनका वेवलेंथ रेंज। किनका? जो विजिबल लाइट का वेवलेंथ रेंज है उससे कम होता है। देयरफॉर यहाँ पर स्कैटरिंग पॉसिबल है और इस केस में बिगर साइज में स्कैटरिंग पॉसिबल नहीं है। अगर स्कैटरिंग होती भी है तो वो कलर में स्प्लिट नहीं करती है। मान लीजिए ये सन है और इससे रेज ऑफ लाइट निकलकर जा रही हैं। तो जब ये एटमॉस्फेयर में आएंगी, मान लीजिए यहाँ से हमारा एटमॉस्फेयर शुरू हो जाता है। एटमॉस्फेयर में क्या है? हर तरह के पार्टिकल्स हैं और जब हर तरह के पार्टिकल्स हैं तो उसमें नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के भी पार्टिकल्स हैं, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के भी पार्टिकल्स हैं, डस्ट भी है, वाटर ड्रॉपलेट्स भी, और भी बहुत सारी चीज़ें, कार्बन डाइऑक्साइड है और भी बहुत सारे गैसेस के मिक्सचर हैं वहाँ पर। क्या हो रहा है? जैसे ही एटमॉस्फेयर में घुसे यहाँ से स्कैटरिंग शुरू, मीन्स रैंडम डायरेक्शन में इनका मुड़ना शुरू। जब ये रैंडम डायरेक्शन में जाने लगे, फॉल करने लगे या थ्रो होने लगे, तो ये जो रेज ऑफ लाइट आ रही हैं ये 7 कलर्स से मिलकर बनी है। 7 कलर्स से मिलकर कौन सी बनी हुई है? वाइट लाइट। तो इनमें जो ब्लू लाइट की वेवलेंथ है, ब्लू लाइट की जो वेवलेंथ है वो ये जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं उनसे मैच कर जा रही हैं और मैच कर जाने के कारण ये स्कैटर होके किधर मुड़ रही हैं? अर्थ की तरफ मुड़ती हुई नज़र आ जा रही हैं। उसी तरह यहाँ से भी स्कैटरिंग के बाद ये ब्लू लाइट किधर मुड़ रही है? अर्थ की तरफ। क्यों? क्योंकि ब्लू लाइट का जो वेवलेंथ है वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन यानी स्मॉलर पार्टिकल्स के वेवलेंथ से मैच कर जा रहा है। यहाँ पर भी वही हो रहा है। सारे ब्लू जो रेज हैं वो अर्थ की तरफ मुड़ते चले जा रहे हैं। लेकिन इसके अलावा लाइट मिक्सचर है 7 कलर्स का, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। सो ये ब्लू सिर्फ आपको मुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि जो वेवलेंथ है ब्लू कलर का वो स्कैटर हो जा रहा है इन पार्टिकल्स से, बाकियों की वेवलेंथ मैच नहीं कर रही है। इनकी रेंज, रेड की जो वेवलेंथ का जो साइज़ है वो सबसे बड़ा है, तो वो काफ़ी बड़ा होने के कारण बिल्कुल नहीं मुड़ता है और स्ट्रेट लाइन में सीधा जाता हुआ चला जाता है, निकल जाता है एटमॉस्फेयर से। और बाकियों का मैच नहीं कर रहा है, सिर्फ ब्लू का मैच कर रहा है वेवलेंथ, जिसके कारण वो स्कैटर होके अर्थ की तरफ मुड़ता हुआ चला जाता है और जिसके कारण
हमें क्या होता है, स्काई ब्लू नज़र आता है। अगर एटमॉस्फेयर ना हो तो हमें स्काई ब्लू नज़र नहीं आएगा। अगर एटमॉस्फेयर से ऊपर चले जाएं स्पेस में तो वहाँ हमें डार्क ही डार्क सब कुछ नज़र आने वाला है। लेकिन एटमॉस्फेयर के डिफरेंट लेयर्स के कारण, उसमें सस्पेंडेड पार्टिकल्स के कारण क्या हो रहा है, ये जो रे ऑफ लाइट आ रही है सन से वो वाइट रेज है, और वाइट रेज यहाँ पर पार्टिकल्स से जब टकराती हैं, स्कैटर करती हैं, तो एप्रोप्रिएट साइज होने के कारण वो ब्लू लाइट की वेवलेंथ अर्थ की तरफ मुड़ जाती है और वो हमें स्काई को ब्लू दिखाना शुरू कर देती हैं। और इसको दूसरी तरह से समझें कि जिनकी वेवलेंथ ज़्यादा या कम थी वो ज़्यादा वाली तो स्ट्रेट लाइन में निकल जाती हैं और कम वाली उन पर कोई इफेक्ट पड़ता ही नहीं है। तो ज़्यादा वाली स्ट्रेट लाइन में निकल जाती हैं। रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, लार्जेस्ट वेवलेंथ हैं किसमें, एमोंग ऑल दिस 7 कलर्स में इनकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होने की वजह से क्या होता है, ये काफ़ी दूर तक स्ट्रेट लाइन में आसानी से ट्रैवल कर जाती हैं विदाउट स्कैटरिंग, यानी स्कैटर नहीं होती हैं। उनका जो वेवलेंथ है वो एयर में या एटमॉस्फेयर में सस्पेंडेड पार्टिकल्स के वेवलेंथ से काफ़ी ज़्यादा होता है, उनके साइज से काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसके कारण विदाउट स्कैटरिंग ये निकल जाती हैं। यही कारण है कि सुबह के वक्त या शाम के समय में हमें सनसेट के वक्त या सनराइज़ के टाइम में हमें स्काई उस पोर्शन में जहाँ पर सनसेट कर रहा होता है और उस पोर्शन में जहाँ से सनराइज़ कर रहा होता है रेड कलर का दिखाई देता है। आइए उसे समझते हैं। मान लीजिए यहाँ से सन चलना शुरू करता है और कुछ ऐसे चलते हुए यहाँ पहुँच जाता है, मीन्स राइज हो रहा है और सेट कर रहा है। यहाँ पर जब पहुँचता है तो एग्जैक्टली ये ओवर हेड होता है हमारे। अब देखिए, जब आप देखिएगा यहाँ पर अगर आपने अपनी आइज़ रखी हुई है तो ये डिस्टेंस कंपेयर्ड टू बाकी डिस्टेंस के ये डिस्टेंस सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है, जिस वक्त सन सेट कर रहा होता है या सनराइज कर रहा होता है। ये हमारा होराइजन है और ये अब सनराइज कर रहा है, राइज कर रहा है, तो ये लार्जेस्ट डिस्टेंस कवर करना है इसको अर्थ तक पहुंचने में। उस टाइम में जो वाइट लाइट हैं वो 7 कलर का मिक्सचर है, उसमें रेड लाइट की सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है और रेड लाइट की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होने की वजह से ये जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं एटमॉस्फेयर में वो उसे स्कैटर नहीं कर पाती हैं और बाकी के जो रेज ऑफ लाइट हैं, बाकी कलर्स के जो लाइट हैं उनमें से जो भी कलर हैं, जैसे मैचिंग किसका था, ब्लू कलर का, तो ब्लू कलर क्या होता है इस लाइन ऑफ साइट से अवे चला जाता है, ठीक है, स्कैटर करके वो क्या है दूसरी तरफ चला जाता है और रेड लाइट अनस्कैटर्ड सीधी चली जाती है। और यही कारण है कि यह वहाँ पर जो स्काई का कलर है वो रेड अपीयर हो रहा है, ठीक है। उसी तरह जब सन सेट कर रहा है जिस वक्त सनसेट हो रहा है तो ये डिस्टेंस कवर हो रही है और चूँकि रेड की जो वेवलेंथ है वो पार्टिकल्स के साइज से काफ़ी ज़्यादा है तो वो अनडेविएटेड लार्जर डिस्टेंस अनडेविएटेड नहीं अनस्कैटर्ड लार्जर डिस्टेंस को कवर कर लेती हैं। जबकि जिस कलर का साइज ब्लू कलर का कर रहा था मैच वेवलेंथ से, ठीक है, ब्लू कलर की वेवलेंथ किससे मैच कर रही थी, साइज ऑफ द पार्टिकल। ब्लू कलर का जो वेवलेंथ है वो किससे मैच कर रहा था, वो मैच कर रहा था मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन के साइज से। सो वो स्कैटर्ड अवे हो जाता है और यहाँ भी इस पोर्शन में रेड ट्रैवल करके हमारी आंखों तक आसानी से पहुँच जाता है, जिसका कारण है कि स्काई वहाँ पर रेड दिखाई देता है और ब्लू कलर स्कैटर होके निकल गया। एक बात समझ लीजिए, अगर पार्टिकल का साइज और जो भी कलर का वेवलेंथ है वो
कंपैरेबली आस-पास होगा तभी वो स्कैटर कर पाता है, ना बहुत ज़्यादा और ना बहुत कम। ब्लू लाइट का जो भी पार्टिकल्स हैं, यानी नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल हों या ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं, उनके जो साइज़ हैं उनसे ब्लू कलर की वेवलेंथ मैच कर जा रही है, जिसके कारण यहाँ पर स्कैटरिंग पॉसिबल हो पा रही है। बाकियों की स्कैटरिंग पॉसिबल नहीं हो पा रही है। रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, इसलिए क्या है, लॉन्गर डिस्टेंस को कवर करके वो आसानी से हम तक पहुँच जा रही हैं एट द टाइम ऑफ सनराइज और एट द टाइम ऑफ सनसेट। और जब दोपहर का टाइम होता है आफ्टरनून में, तो ठीक सन हमारे ओवरहेड होता है। आपको याद होगा कि उस वक्त जो कलर है वो नियर अबाउट वाइटिश या बहुत लाइट ब्लू, बहुत हल्का ब्लू, या ऐसा कहें कि वाइट ही अपीयर होता है। क्यों? क्योंकि उस वक्त जब ओवरहेड होता है तो ये डिस्टेंस काफ़ी कम हो जाती है। ये डिस्टेंस कम होने की वजह से क्या होता है कि या तो वाइट लाइट ही डायरेक्ट आ जाती है, स्कैटरिंग नहीं हो पाती है, या अगर थोड़ी बहुत स्कैटरिंग होती भी है तो वो ब्लू कलर्ड लाइट की हो पाती है, जिसके कारण यहाँ पर या तो विदाउट स्कैटरिंग ये वाइटिश नज़र आता है या फिर बहुत हल्का लाइट ब्लू कलर का नज़र आता है। ये डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ पर डिस्टेंस बहुत कम हो गई है और बहुत कम होने के कारण ये विदाउट स्कैटर रेज ऑफ लाइट हम तक पहुँच जा रही हैं, और अगर स्कैटर होती भी हैं तो बहुत हल्का सा ब्लू कलर बेंड करके हमारी तरफ आता हुआ नज़र आता है। अब इसको एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझते हैं। ब्लू कलर या फिर रेड कलर अपीयर जो हो रहा है उसको एक छोटे से एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। एक ग्लास कंटेनर ले लें, उसमें पानी भर लें अबाउट 2 लीटर। 2 लीटर पानी ले लें, ठीक है। और सबसे पहले अरेंजमेंट कर लें सोर्स ऑफ लाइट। मान लीजिए कोई भी वाइट लाइट का सोर्स ले लें, और आगे क्या करें, एक कॉन्वेक्स लेंस लगा लें, सो दैट कि जो भी रेज इससे आ रही हो वो कन्वर्ज करके कहाँ से गुजर जाए, इस जो कंटेनर के अंदर वाटर रखा हुआ है ग्लास कंटेनर के अंदर, उससे होकर गुजर जाए। और यहाँ पर क्या करें कि एक कार्डबोर्ड लगा लें एक्स्ट्रा लाइट को ऑब्स्ट्रक्ट करने के लिए। यानी बहुत सारे रेज ऑफ लाइट तो ऐसे सामने सामने से गुजर जाएगा ना, तो उसको ऑब्स्ट्रक्ट करने के लिए आप क्या करें, ऑब्स्ट्रक्शन के तौर पर कार्डबोर्ड लगा लें, ठीक है। और दूसरी तरफ फिर से एक कॉन्वेक्स लेंस लगा लें, सो दैट जो भी रेज ऑफ लाइट यहाँ से निकल रही है उसको वो इकट्ठा कर ले। और इकट्ठा करने के बाद लास्ट में एक स्क्रीन लगा लें जहाँ पर ये रेज ऑफ लाइट इकट्ठा होकर आपको दिखाई दे। सो 2 कॉन्वेक्स लेंस का आपने यूज़ किया है। अब क्या करें, 2 लीटर पानी ले लिया है, यहाँ पर आप ऐड कर लें 200 ग्राम हाइपो। ये हाइपो होता क्या है, दिस इज कॉल्ड सोडियम थायोसल्फेट। ये एक केमिकल है। अबाउट 200 ग्राम इसमें मिक्स कर लें, और मिक्स करने के बाद 1 ml से 2 ml तक सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 इसमें मिक्स कर दें। जैसे ही मिक्स करेंगे सल्फ़र के पार्टिकल्स अलग होना शुरू हो जाएंगे। अब क्या है, सल्फ़र के पार्टिकल्स इसमें सस्पेंडेड हैं। आपने वाइट लाइट यहाँ से छोड़ा है। ये सल्फ़र के जो पार्टिकल्स हैं उनका साइज़ और ब्लू कलर के जो लाइट इसका निकल रहा है, ये तो 7 कलर का मिक्सचर है ना, उसमें से ब्लू कलर का जो लाइट है उसकी वेवलेंथ मैच कर जा रही है, यहाँ पर स्कैटरिंग हो रही है। तो ये कंटेनर अब कैसा दिखाई दे रहा है, ये ब्लू दिखाई दे रहा है। बट जो रेज ऑफ लाइट यहाँ तक पहुँची हैं, यहाँ पर जब इस पोर्शन को आप ध्यान से देखेंगे तो ये कैसा दिखाई देगा, ये रेड दिखाई दे रहा है। मीन्स रेड लाइट जिसकी वेवलेंथ इन 7 कलर्स में सबसे ज़्यादा होती है, वो लार्जर या लॉन्गर डिस्टेंस को कवर करते हुए आसानी से स्क्रीन तक पहुंच गई और वहां वो
क्या दिखाई दे रही हैं, रेड कलर की दिखाई दे रही हैं। जबकि ये कंटेनर कैसा दिखाई दे रहा है, ये कंटेनर अब ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है, क्योंकि सल्फर के पार्टिकल का जो साइज है वो ब्लू कलर के वेवलेंथ से मैच कर रहा है, और मैच कर रहा है तो स्कैटरिंग जो हो रही है उसके कारण वो ब्लू कलर यहाँ पर स्कैटर कर जा रही है, और ये पूरा कंटेनर हमें ब्लू दिखाई देने लगता है। यही केस हमारे सनसेट और सनराइज और स्काई के कलर से रिलेट हो जाता है। इसके थ्रू हम आसानी से समझ सकते हैं कि अगर यहाँ पर क्या है, पार्टिकल्स है ना, उसी तरह एटमॉस्फेयर में क्या है, मिक्सचर ऑफ पार्टिकल्स हैं। वहाँ पर नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, डस्ट पार्टिकल है, वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है। सो उनमें से नाइट्रोजन मॉलिक्यूल एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, जैसे यहाँ पर सल्फर काम कर रहा है, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल काम कर रहे हैं। सो ये स्काई का कलर हो गया, क्योंकि वहाँ पर सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, और ये कलर क्या हो गया, सनसेट और सनराइज के टाइम का कलर हो गया। इज दैट ओके? फिनिश करते हैं इस लेक्चर को यहीं पे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन हैव अ नाइस टाइम, बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स अ लॉट।